हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो आज के इस वीडियो में हम अपने सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बीएससी 5th सेम की केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है। ओके, तो देखो यार, यहाँ पे आपको 5th सेमेस्टर में अपने अभी तक आप एक एक पेपर देते आ रहे थे केमिस्ट्री के लिए, लेकिन आप जैसे 5th सेमेस्टर में जाओगे आपको 2 पेपर देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का। ठीक है, पहला पेपर अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे ये पूरा एज इट इज सिलेबस है, तो आप देख सकते हो इसको एंड यू कैन रिलाई हेयर। तो यहाँ पे पहला पेपर आपको जो है वो आपका 301F एनालिटिकल टेक्निक्स एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, ये आपका पहला पेपर है। ऑलरेडी आपके जो प्रीवियस सेमेस्टर्स का एग्जाम है, यानी 4th सेम का एग्जाम है, जो आप सभी ने दे चुका होगा और आप सभी के एग्जाम्स बहुत बेहतरीन गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। अगर आपने हमसे पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपके जो एग्जाम्स है वो अच्छे गए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से चीजें की थी, हमने देखा जो चीजें हमने कवर अप की वन शॉट में क्वेश्चंस में, वहां से हमारे क्वेश्चंस आए जो कि एमसीक्यू बेसिस पे हो रहे थे। लेकिन अभी आपका मोस्ट प्रॉब्ली आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको जो 28-32 पेज की कॉपी मिलती है वो पूरी जो है कॉपी भरनी रहेगी, कॉपी लिखनी रहेगी, आपको आंसर्स लिखने रहेंगे। सिर्फ एमसीक्यू से इस बार काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हमारा थ्योरी चीज है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, उसको डिटेल में कवर अप करना। और एमसीक्यू तो भाई एक रात पढ़ के, 2 रात पढ़ के भी कर देते हो, बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कॉपी लिखनी है तो फिर वो 1-2 रात पढ़ के नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं और हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत, बस स्टार्टिंग से करोगे तो इजी लगेगा, एक रात पहले बैठोगे, एक हफ्ते पहले बैठोगे तो बहुत टफ लगने वाला है, क्योंकि यार ये केमिस्ट्री है और इट्स गोइंग टू बी टफ अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं चीजें पढ़ी। और यहाँ पे इस सेमेस्टर में, अभी तक बाकी सेमेस्टर में आप देख रहे थे कि आप फिनॉल पढ़ रहे हो, इपॉक्साइड पढ़ रहे हो, है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो ये सब क्या था कि जो है अपना 11th-12th के लेवल पे पढ़ी हुई चीजें थी, उसको मैम हम फिर से रिवाइज कर लेते थे, थोड़ा थोड़ा आइडिया था, पढ़ लेते थे, हो जाता था। बट यहाँ पे क्या है ना, आपका आप जैसे देखोगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह के यूनिट्स पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपने यूवी एकदम नहीं, आपको यूवी पता ही नहीं होगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसका बेसिक्स क्या है, आईआर क्या होती है, क्या चीज डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो चीजें टफ हो जाने वाली हैं, है ना। तो इस वजह से क्या इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग से चीजों को कवर अप करते चलो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस के साथ। तो सबसे पहला पेपर आपका एनालिटिकल टेक्निक्स एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है, और इसमें आपका सबसे पहला पेपर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या रहने वाला है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे लास्ट क्लास में आपने लास्ट सेमेस्टर में ईएमआर पढ़ा था, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वहां पे हमने देख लिया कि कितने टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एंड वहां पे रोटेशनल, वाइब्रेशन एंड रमन स्पेक्ट्रा को हमने स्टडी अब भी किया था, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अब नेक्स्ट आ रही है, जिसमें आपका क्या होता है, स्पेक्ट्रा की ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, कि जो भी आपकी यूवी रेडिएशन आ रही है वो आपके मॉलिक्यूल के साथ, मैटर के साथ रिएक्ट करके वो रिस्पॉन्स क्या देगा, है ना। अब उसका रिस्पॉन्स जो होगा वो मॉलिक्यूल के किस एस्पेक्ट को बताएगा, वो किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ये यूवी विजिबल होता है। कितनी टाइप्स के, अब आप सभी को पता है कि जब भी रेडिएशन आती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। तो यूवी रेडिएशन जब आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरीके से होंगे, कितने टाइप्स के ट्रांजिशन होंगे, उसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। और इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि लैम्डा मैक्स को निकालना, है ना, लैम्डा मैक्स निकालते कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको मॉलिक्यूल देके क्वेश्चन पूछता भी है कि आप लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कैसे करोगे। ऑल राइट, फिर ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर्स, मतलब कि कलर कंपाउंड्स एंड नॉन कलर्ड कंपाउंड्स के बारे में ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर्म है। फिर हमारी शिफ्ट्स की बात होती है, हमारे पास बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट्स, ये दोनों शिफ्ट्स आपको देखने हैं।
इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो रही है, किस इंटेंसिटी की हो रही है। अब वुडवर्ड्स रूल है ना, वुडवर्ड्स रूल मैंने जैसा कि बोला, ये जो लैम्डा मैक्स है कैलकुलेशन, ये किस बेसिस पे होता है, वुडवर्ड रूल के बेसिस पे होता है कि हमारा लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए कितनी आ रही है, एलिसाइक्लिक के लिए, होमो एनुलर के लिए, हेट्रो एनुलर के लिए, ये सारी चीजें हमें निकालनी है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम हो। फिर नेक्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो ओवरऑल हमें बेसिक देखना है यूवी स्पेक्ट्रो का, और फिर उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कैसे ट्रांजिशन होते हैं, और साथ में वुडवर्ड रूल के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए आप लैम्डा मैक्स कैसे निकालोगे। ये वाला जो टॉपिक है ना, लैम्डा मैक्स निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये थोड़ी दिक्कत भी करता है बच्चों को अगर अच्छे से ना समझे तो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेकेंड यूनिट पे आओ। सेकेंड यूनिट इसी से रिलेटेड, ये दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या पढ़ना है, तो आपके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को, क्योंकि आईआर कब होता है, जब आपके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होता है, तो आईआर स्पेक्ट्रो पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को, इसको समझाने के लिए आपका हुक्स लॉ आता है, हुक्स लॉ आता है, सिलेक्शन रूल, देन सिलेक्शन रूल, ये थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, हमने लास्ट सेमेस्टर में भी थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया लिया था, ठीक है। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल, आईआर एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट अगर फंक्शनल ग्रुप्स है तो किसका आईआर कितना आता है, किसका आईआर डेटा कितना आता है, वो स्टडी करना है। फिर एच बॉन्डिंग हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या होगा, रेजोनेंस एंड रिंग साइज ऑन आईआर एब्जॉर्प्शन, यानी कि इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऐसे कंपाउंड्स पे, आपका एच बॉन्डिंग पे, कॉन्जुगेशन पे, तो इफेक्ट क्या शो करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू शो। फिर फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ओके। देन एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि जैसे हम आईआर पढ़ लिए, आईआर हमें पता चल गया किस चीज को बता रहा है, तो अब ये भी तो जानना जरूरी है क्वेश्चंस करके कि एग्जांपल्स के थ्रू कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हो तो उसका आईआर डेटा क्या दिखाएगा आपको, क्या चीजें वहां पे आने वाली हैं। तो ये हम इस तरीके से पूरी जो सेकेंड यूनिट है इसको फिनिश कर रहे होंगे, ओके। दोनों आपके स्पेक्ट्रो है, पहले दो चैप्टर आपको स्पेक्ट्रो से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स, ऑर्गेनिक सिंथेसिस कह सकते हो, तो ऑर्गेनिक हैलाइड्स की केमिस्ट्री देखनी है हमारी, जो कि थर्ड यूनिट है। इसमें क्या क्या चीजें हैं अगर देखें तो, इसमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर एंड क्लासेस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, की कितने टाइप्स के होते हैं एल्किल हैलाइड्स, और सबसे पहले तो हम नॉमेनक्लेचर ऑब्वियसली ये तो देखना मस्ट है। फिर मेथड ऑफ फॉर्मेशन, बनता कैसे है, फिर केमिकल रिएक्शन, सब में यही मैंने सिखाया, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, पहले नाम देखते हैं, फिर उसका बनाएंगे कैसे, फिर वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, दैट इज SN2 और SN1 रिएक्शन को देखना है विद उनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के साथ, ओके। इजी है ये चीजें तो इजी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो हमने ऑलरेडी जो है 12th क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया लिया है, ठीक है। देन पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब फिर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स, यहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड्स देखा, यहाँ से एरिल हैलाइड्स को देख रहे हैं। फिर न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शंस जो कि इसमें पॉसिबल हो रहे हैं, ऑलराइट। फिर एडिशन एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाली चीज जो है ना, ये फर्दर आप जब मास्टर्स करते हो तो ये चीज फिर से आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एलिमिनेशन चीजें देखनी है। देन रिएक्टिविटी की कैसी होती है, एल्किल हैलाइड और एलिल, विनाइल एंड एरिल, इन चारों का, एल्किल हैलाइड का, एलिल का, विनाइल का और एरिल हैलाइड्स का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी, यूनिट नंबर 4, ये किस बारे में बात कर रही है, ये केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रही है। ये कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट जो है, इसको भी आप मास्टर्स में चल के इसको भी पढ़ना पड़ता है हमें। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है अपने पास, वही चीज यार जो 12th में पढ़ा है हमने, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो यहाँ पे रेड्यूसिंग शुगर्स होते हैं आपके पास, नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, जो है आपके पास पहले तो क्लासिफिकेशन करते हो कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किसको क्या बोलेंगे, जो आपकी लार्ज टेबल बनता है वो सब कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रही है।
फिर उनका ओपन चेन स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। फिर एपीमर्स क्या होते हैं, म्यूटा रोटेशन एंड एनोमर्स क्या होते हैं, फिर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, हाउ इट हैपेंस, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज भी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज फ्रक्टोज, फिर ये कॉन्फ़िगरेशन, फिशर प्रूफ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, Howard projection, okay, cyclic structure of fructose and interconversion of sugar and descending of sugar series, then conversion of aldoses to ketosis, ये अपना जो है टॉपिक रहने वाला है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी इजी है, मतलब मोस्ट चीजें पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा एक रफ आइडिया होगा आपको कि क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन कैसा होता है, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, तो ये आइडिया होगा आपको। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट यूनिट फिफ्थ को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आपको क्या दिया हुआ है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स दी हुई है। क्या दी हुई है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या पढ़ना है, अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। अब अमाइनो एसिड बनेगा तो ऑब्वियसली ज्विटर आयन बनेगा, तो ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर, देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होगा जो कि इसी से रिलेटेड है, देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का क्या होता है, क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी क्या बताएगा, सेकेंडरी किसके बारे में बताएगा, टर्शरी एंड क्वाटरनरी जो होगा वो किसके किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, क्या चीजें बता रहा होगा आपको, देन वो देखना है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स का पेप्टाइड से देखेंगे उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड्स को कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, ठीक है, फिर सी टर्मिनल अमाइनो, देन सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स by N protection, then C activating groups and modified solid phase synthesis, ठीक है, modified solid phase synthesis। इतना हमें प्रोटीन्स में देखना है, प्रोटीन्स वाला थोड़ा आपके लिए नया होगा, अमाइनो एसिड थोड़ा बहुत देखा होगा, बट आगे की चीजें आपको नहीं आ रही होंगी, ये चीजें हम जो है करेंगे। कहीं ना कहीं बायो में आपने किया होगा, अगर 11-12 के बायो में, मुझे आइडिया नहीं है, मेरा पीसीएम बैकग्राउंड था, तो अगर आपने बायो में किया होगा तो आपको आइडिया होगा। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट अगर बढ़े, नेक्स्ट यूनिट 6, तो यूनिट 6 कह रहा है कि केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, अर्जिनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, इनके स्ट्रक्चर्स सिर्फ देखने हैं हमें। फिर न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, इनके नॉमेनक्लेचर का जो पोर्शन है उसको कवर करना है। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, okay, genetic code, biological role of DNA and RNA, replication and transcription and translation। बायो वाले बच्चों को ये वाली जो यूनिट है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड जो न्यूक्लिक एसिड वाला, ये काफी इजी लगता है ना, और इजी है भी, कुछ ऐसा टफ नहीं है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट हमें स्टडी करना है नेक्स्ट यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में है। किसके बारे में, मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे आपको जो है सिंथेसिस इसकी मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा। ये कोई मेडिसिन है, मतलब आपको सिंथेसिस तो नहीं करनी है, बट उस कैसे होता है, हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी, ड्रग मतलब कौन सा ड्रग, ड्रग मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को लगता है वो नशीली पदार्थ वाला ड्रग, मैम वो वाला ड्रग की स्टडी, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रग मतलब मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पे ये जो यूनिट है ये हमें मेडिसिन के बारे में ही स्टडी करनी है, मेडिसिन के बारे में ही स्टडी करनी है। तो ड्रग डिस्कवरी यानी कि दवाइयों की बात हो रही है, न कि जो है ड्रग की बात हो रही है। देन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये किसके बारे में, इसी ड्रग्स के बारे में। देन बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच, ये आप फर्दर चल के मास्टर्स में भी करोगे। ड्रग्स वाला जो ड्रग्स का एक सेपरेट चैप्टर होता है मास्टर्स में, ठीक है, हालांकि वो माइनर होता है, बट एक सेपरेट पेपर होता है, एक अलग से पेपर होता है ड्रग्स का, ठीक है। तो ड्रग हो गया, फिर एंटी एक्शन रिसेप्टर थ्योरी, देन स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, देन बाइंडिंग रोल ऑफ OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग। ये ड्रग्स के बारे में हमें इतनी देखनी है जो कि दवाइयां हैं हमारी। फिर नेक्स्ट चीज जो करनी है वो लास्ट यूनिट 8, दैट इज सिंथेटिक डाइज। इजी चैप्टर है, सिंथेटिक डाइज में कुछ नहीं है,
जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप ऑब्जर्व करते हो अपने इन्वायरमेंट में, अपने कपड़ों पे, है ना, तो इन्हीं चीज़ों को डाइज में हमें देखना है जो कि सिंथेटिक होंगे। सिंथेटिक नेचुरल डाइज जो जैसे इंडिगो वगैरह ये जो है आपका नेचुरल डाई है। नेचुरल डाई के बारे में नहीं, हमें सिंथेटिक डाइज के बारे में बात करनी है। जैसे आप देखते हो कुछ कपड़े कलर छोड़ देते हैं, मतलब पानी में डालो तो वो कलर छोड़ देते हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है डाई। तो ये सिंथेटिक डाइज के बारे में हमें स्टडी करना, कौन से डाई का कौन सा कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो यूनिट रहेगी ना काफी रिलेट कर पाओगे और काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो यहाँ पे कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ये सिंपली। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ओके, कॉन्गो रेड, ये कॉन्गो रेड ये तो पूछता है एग्जाम में, ठीक है, और मैलेशाइट ग्रीन ये भी पूछता है, ठीक है। तो ये दोनों बस थोड़ा सा हमें डाइज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये था हमारा पहला पेपर, ओके। अब नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट पेपर देखने से पहले एक जो चीजें मन में आ रही होंगी आपको कि मैम ये कैसे करेंगे, इतनी सारी चीजें हैं और इसके बाद से जो है एक और पेपर है और यूनिट्स भी जो हैं वो आज तक नाम तक नहीं सुना है, तो हाउ विल डू इट? तो देखो यार, इसके लिए हमारे पास हमारा साथी बैच है। ऑलरेडी आप अवेयर होगे, अगर आपने पहले कभी चीजें की होंगी, कवर अप की होंगी, तो आप साथी से अवेयर होगे। यहाँ पे देखो क्या मिलता है, ये आपका बीएससी फिफ्थ सेम का बैच है, जिसमें हम जो है चीजों को कवर करते हैं। जो भी आपकी जितने भी सब्जेक्ट्स हो गए, आप बीएससी कर रहे हो तो बेसिकली हमारा होता है या तो पीसीएम से होता है या तो जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री होता है। तो यहाँ पे और इसमें क्या कहते हैं, हमें एक सब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप भी करना होता है। तो जिस भी सब्जेक्ट से हो गए आपको, आप ये आपका पांचों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड मैथ्स, पांचों सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपका एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे इस बैच में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये बैच मिलेगा कहाँ? तो जब आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, वहां से ये बैच आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट चीज है कि मैम इस बैच में आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो है अपने पास डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे विल बी प्रोवाइडिंग थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है, क्लास नोट्स एंड पीडीएफ्स जो कि आप में होगा। ये क्लास नोट्स जो कि होंगे वो आपके शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में भी होंगे। क्लास नोट्स जो क्लास में होगी वो तो होगा ही, साथ में शॉर्ट नोट्स होंगे जो कि आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। एंड देन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर किसी का एग्जाम जो है एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है तो यहाँ पे एमसीक्यू को भी लेके चलेंगे। दोनों चीजों को ही हम लेके चल रहे होंगे ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी बच्चे हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इस बैच में में एनरोल हो सकते हो। और मेंटोरशिप यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर सकते हो हेल्पलाइन पे, आपको उस जो भी प्रॉब्लम होगी उस इशू को सॉल्व किया जाएगा। ऑलराइट, बात कर लें बैच के प्राइस की। तो जो बैच है अपना 799, बैच का प्राइस कितना है? 799 ओनली। और इसमें भी अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को बैच लेने पे हमारा यहाँ पे टारगेट जो है 15% का ऑफ हो जाएगा। जो आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे वो आप अगर बैच लेते हैं तो 15% ऑफ दे दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी बैच में एनरोल हो जाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल बैच लेना ही है। तो जल्दी जल्दी से करें तो फायदा होगा, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। आ जाओ यार, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड पेपर की, जो कि आपका पॉलीमर कोऑर्डिनेशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। पॉलीमर है अपने पास, क्या है? पॉलीमर है, कोऑर्डिनेशन है एंड इनर ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। ये जितने यूनिट्स देख रहे हो आप, पॉलीमर देख रहे हो, कोऑर्डिनेशन, इनर ट्रांजिशन, ये आगे चल के भी आप पढ़ोगे अपने जो है मास्टर्स में, आप इन चीजों को कर रहे होगे, ओके। तो इसमें क्या है अपने पास, सबसे पहली यूनिट आपको दिख रही है कैटालिसिस नाम से। क्या दिख रही है? कैटालिसिस नाम से हमने जो है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, नो डाउट। अब उसी केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड पार्ट होता है कैटालिसिस, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट है कैटालिसिस, जिसमें हम जनरल प्रिंसिपल्स बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, कैटालिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या करते हैं कैटालिस्ट, एंड होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, होमोजीनियस कैटालिसिस।
नेक्स्ट आपकी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, उसके जो है एप्लीकेशंस क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यानी कि इंडस्ट्री में क्या उसका यूज है, हम कैटालिस्ट बना रहे हैं कोई रिएक्शन को तेज कर रहे हैं, करने के लिए कोई रिएक्शन जल्दी से हो जाए उसके लिए हम कैटालिस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगा कि कोई रिएक्शन 10 घंटे में हो रही थी अब वो 3 घंटे में हो जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैटालिस्ट, तो उसको हम इंडस्ट्रियली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपना डीएक्टिवेशन एंड रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैसे हम वापस से जनरेट कर सकते हैं कैटलिस्ट को, देन फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट्स एज कैटलिस्ट, देन एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटलिस्ट में ये मिशेल मेंटन इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट में होता है, देन आपका लिन वीवर बर्क प्लॉट टर्नओवर नंबर, ये तीनों जो टॉपिक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब थोड़ा नया भी है। तो यहाँ पे ये अपना कैटालिसिस रहने वाला है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो ये लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के बारे में बात करेगा, थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स बट इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ पे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स यानी कि जो अपने पास एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि पूरी स्टडी करनी हमें किसके बारे में, अपने एफ ब्लॉक के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे, दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, फिर इनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, दोनों की जो जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी आयनिक रेडियाई, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अकरेंस, आइसोलेशन जो है अमोनियम सल्फेट एंड इट्स एंटीग्लॉस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है फॉर लेंथेनाइड्स, और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ Np, Pu, Am फ्रॉम U, ठीक है। इन तीनों का सेपरेशन यूरेनियम से हम कैसे करते हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी होने वाली है। इस तरीके से हम 2 यूनिट कवर करेंगे जो कि अपने पास लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स होने वाली हैं। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करनी है, किसकी, तो भाई जो अपने मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके काइनेटिक एस्पेक्ट क्या होते हैं, यानी कि हमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करनी है, देन कौन कौन से फैक्टर उस स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखना है कॉम्प्लेक्सेस का, और फिर डिटर्मिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये इन चीजों को हम कर रहे होंगे। ओके, तो ये अपनी 4th यूनिट थी। नेक्स्ट यूनिट की बात करें अगर 5th यूनिट की, तो ये हमारी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में है। ओके, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पे क्या बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल, डीडी ट्रांजिशन का सिलेक्शन रूल, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑर्गल एनर्जी डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नेट वेट के प्रिपरेशन कर रहे होगे, देखे होगे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर D1 एंड D9 स्टेट के लिए ऑर्गल एनर्जी करना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है, किसके लिए, TiS2O का होल 6 पे 3+ और CuS2O का होल 6 पे 2+ कॉम्प्लेक्स के लिए इसका हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑल टुगेदर डिस्कस करना है। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे, तो इसका जो सेकेंड पोर्शन है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसके जो आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, कैसा उसका बिहेवियर होगा, इसको डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पिन ओनली फॉर्मूला, LS कपलिंग, कोरिलेशन ऑफ न्यू S एंड न्यू इफेक्ट वैल्यूज, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी 5th यूनिट रहने वाली है। ऑल राइट, अब बात करें नेक्स्ट यूनिट की, जो कि अपनी 6th यूनिट है, मेटल कार्बोनिल्स एंड नाइट्रोसिल्स। ये भी आपको नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसको पढ़ा होगा आपने, जो आपकी मेटल नेट की प्रिपरेशन, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जैम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप, तो अभी BSc कर रहे हो ना, मेटल कार्बोनेट्स एंड नाइट्रोसिल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द मोनोन्यूक्लियर एंड डाइन्यूक्लियर कार्बोनिल्स एंड नाइट्रोसिल्स, इसको स्टडी करना है। फिर हमारी लास्ट यूनिट जो कि पॉलीमर पे बेस्ड है, पॉलीमर्स आपने आइडिया होगा थोड़ा बहुत पॉलीमर्स का, क्लास 12th में भी हम पढ़ते हैं।
यहाँ पे मोनोमर्स, ओलिगोमर्स, पॉलीमर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जिसमें हम नेचुरल, सिंथेटिक, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क पॉलीमर्स इतने टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ोगे, इलास्टोमर्स के बारे में पढ़ोगे, फाइबर्स के बारे में। देन होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स, एंड नेक्स्ट बॉन्डिंग में क्या होगा, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी बॉन्ड फोर्सेस जो लग रहे हैं, कोहेसिव एनर्जी जो है या फिर डिकम्पोज कैसे हो रहा है, इसके बारे में स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स, silicons and phosphazines and phosphazines, okay, as examples of inorganic polymers in the nature of bonding and triphosphazines। ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लेना है। तो ये अपनी पूरी क्या रहने वाली है, अपनी जो है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर रहने वाला है, इतना हमें पूरी केमिस्ट्री में करना है। अगर हम बात कर ले बुक्स की, तो बुक्स हम क्या कवर अप करेंगे कि मैम किस बुक्स को ले ले तो चीज़ें हो जाएंगी। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताते आई हूँ बुक्स के बारे में हर सेमेस्टर में, और मैंने बोला वो बुक्स हमेशा चलेंगी। अगर देखो आप ये दो बुक्स, पूरी शर्मा कालिया की, पूरी शर्मा कालिया की, या फिर आप इसमें कॉटन ले सकते हो, कॉटन की, या फिर इसमें पूरी शर्मा पठानिया आती है, ठीक है, ठीक, तो ये ले सकते हो। फिजिकल में एक केएल राहुल आती है, लेकिन एटकिंस आती है, एटकिंस बेस्ट है। इसमें पता है एटकिंस और कॉटन में थोड़ा सा लैंग्वेज आपको हायर लेवल में देखने को मिलेगा। ये आपकी इनऑर्गेनिक है, ये फिजिकल है, बट यहाँ पे क्या होगा ना, ये दोनों जो बुक्स होती हैं, इन दोनों की लैंग्वेज थोड़ी सी इजी, मतलब इजी वे में एक्सप्लेन की रहती हैं चीज़ें, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो आप ये इनऑर्गेनिक के लिए एक और बेस्ट होती है आपकी जेडीली, है ना, जेडीली। थोड़ा सा आपको ऑनलाइन सर्च करोगे तो ऑनलाइन थोड़ी पीडीएफ मिल जाती है, आप किस बुक के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, यानी किसके लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लेना, नहीं तो बुक्स आपकी ये सारी अच्छी होती हैं। और ऑर्गेनिक की बात करें तो जो एस शांत आती है ना, वो आपकी बेस्ट होती है, उसमें सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं। और अगर हायर लेवल पे पढ़ना है तो हुई वगैरह ले सकते हो, है ना, ठीक है, ये सारी ले सकते हो। ओके, तो इसमें आपकी जो है ये चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, इसमें आपको पूरी केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, और आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने जो है सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लिया, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यानी कि एक और बुक होती है, आप नोट कर लेना, क्लेडन। इसकी भी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज इज नॉट दैट टफ, लैंग्वेज इजी है, बट बुक बहुत अच्छी है। इसमें हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। देखो, अब ये बुक्स लेने जाओगे, ये बुक्स काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो इसमें क्या है कि आप जो लाइब्रेरी होती हैं उससे एक्सेस ले सकते हो इन बुक्स का, ओके। और जो है अगर आप इस लेवल की बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हो, तो जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी कई सारी बुक्स होती हैं मार्केट में, आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा, जिसमें हमने बात की कि कैसे चीज़ें करनी है, कहाँ से करनी है, और क्या करोगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो चलो यार, मिलते हैं अब अपने बैच में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।